हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो पिछली वाली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था सिंधु सभ्यता के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को किया था। देखो, कई क्वेश्चन थे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है या कौन से है। देखो, पहले तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको करने के बाद में आपको नोट्स याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नोट्स में से ही बनाए गए प्रश्न है। ठीक है, जितने भी नोट्स लिखवाए जाते हैं उसके थ्रू जो जो भी क्वेश्चन आते हैं उन सभी को क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिख के मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, या तो इनको याद कर लो या नोट्स को याद कर लो, दोनों में चीज बराबर है। ठीक है, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसके अंदर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एग्जाम बेस के हिसाब से, उनको ही मैं यहाँ पे आपको करवाता हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। पहले वाला क्वेश्चन देखना, मटके बनाने के कारखाने कहाँ मिले हैं, यानी कि सिंधु सभ्यता के अंदर मटके बनाने के कारखाने कहां पर मिले हैं। बताओ, मटके बनाने के कारखाने कहां पर मिले हैं, जिसे मणके कहते थे। तो मणके बनाने के जो कारखाने हैं वो सिंधु सभ्यता में कहां पर प्राप्त हुए थे। तो इसमें लिखना चनहुदड़ों में। कहां पर? चनहुदड़ों में। ठीक है, चनहुदड़ों के अंदर मटके बनाने के कारखाने के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, पहले वाला क्वेश्चन समझ में आया। इसके बाद में दूसरा देखना, सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की लिपि थी। जो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी? सिंधीय लिपि, सिंधीय लिपि या सिंधीय लिपि थी। और ये लिपि कैसी थी? ये जो लिपि थी ये लिपि थी चित्रात्मक। चित्रात्मक जो सिंधीय लिपि थी, ये जो सिंधु लिपि थी, ये क्या थी? एक चित्रात्मक थी। चित्रात्मक कैसे? यानी कि जो सिंधु सभ्यता से प्राप्त जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो एक चित्र के रूप में प्राप्त हुए हैं अपने को। ठीक है, उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन वो भाव चित्रात्मक थी, यानी कि उसपे चित्रों को अंकित कर कर उस चीज को समझाने की कोशिश की गई थी। और ये कहां से कहां लिखी जाती थी? ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है, समझ में आई बात। जो सिंधु सभ्यता से प्राप्त लिपि थी वो किस प्रकार की लिपि थी? चित्रात्मक लिपि थी, और ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है, समझ में आई बात। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु लिपि किस दिशा से किस दिशा में लिखी जाती थी। जो सिंधु लिपि थी वो मैंने अभी बताया, ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है, समझ में आई बात। सिंधु लिपि किस दिशा से किस दिशा की ओर लिखी जाती थी? दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन कला की उन्नत प्रणाली विकसित करने वाली कौन सी सभ्यता थी? सुमेरियन। ठीक है, तो जो सभ्यता थी जो जिसमें लेखन प्रणाली को उन्नत किया गया था, यानी कि लिखने की जो कला है वो अच्छे प्रकार से जो विकसित करने वाली जो पहली सभ्यता थी वो कौन सी थी? सुमेरियन, जिसे सुमेरिया या सुमेरियन भी कहते हैं। सुमेरियन। ठीक है, सुमेरियन सभ्यता। ठीक है, सुमेरियन सभ्यता पहली ऐसी सभ्यता थी जिसमें लिखने की जो कला है, लेखन कार्य की जो कला है वो थोड़ी विकसित हुई थी। ठीक है, थोड़ी कैसी थी? उन्नत हुई थी, जिसकी प्रवृत्ति क्या है? शुद्ध हुई थी। ठीक है, लिखने की कला की जो शुद्धता आई थी वो सबसे पहले कौन सी सभ्यता में आई थी? वो सुमेरिया या सुमेरियन सभ्यता से आई थी। वहां से क्या है? लिखित प्रमाण, अच्छे से लिखे हुए लिखित प्रमाण अपने को मिले हैं। ठीक है, समझ में आए दोनों क्वेश्चन। जो सिंधु लिपि है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर? दाएं से बाएं ओर। और लेखन कला की जो उन्नत प्रणाली विकसित करने वाली जो पहली सभ्यता थी वो कौन सी थी? सुमेरिया या सुमेरियन सभ्यता। ठीक है, समझ में आई बात। दोनों क्वेश्चन समझ में आए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग नगर और घर के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? अब विन्यास क्या होता है? विन्यास यानी बनाने में, विन्यास यानी सुव्यवस्थित ढंग से बने हुए जो घर थे उनको क्या कहते हैं? विन्यास कहते हैं। जो सिंधु सभ्यता के लोग नगर और घर के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? तो वो पद्धति थी ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति, ग्रिड पद्धति। अब ये ग्रिड पद्धति क्या है? ग्रिड पद्धति वह पद्धति है जिसमें क्या है? देखो,
ग्रिड पद्धति में क्या होता था कि एक नगर के चारों ओर सड़क बना दी जाती थी। क्या कर दी जाती थी? एक नगर के चारों ओर सड़क बना दी जाती थी और यहाँ पे घर बनाए जाते थे, और घर के चारों ओर भी क्या है, सड़क यानी कि निकलने का जो मार्ग बनाया जाता था। हर घर के चारों तरफ क्या है, एक गली या सड़क निकलती थी। इस पद्धति को क्या कहते हैं? ग्रिड पद्धति कहते हैं। और ग्रिड पद्धति ये क्या है, सिंधु सभ्यता के जो नगर और घर बनाए जाते थे उनको बनाने के लिए इस पद्धति का निर्माण किया गया, या उस पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता के लोग नगर और घर बनाते थे। क्या करते थे? वो घर के चारों ओर निकलने का मार्ग बनाते थे, ठीक है, और नगर के चारों तरफ एक सड़क का निर्माण करते थे। इस पद्धति को क्या कहते हैं? ग्रिड पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रिड पद्धति कहते हैं। समझ में आई बात? इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सिंधु सभ्यता में अधिकांश घर के दरवाजे किस दिशा में खुलते थे? किस दिशा में खुलते थे? देखो, जो सिंधु सभ्यता के जो वो थे घर थे, सिंधु सभ्यता के अधिकांश घर पीछे की तरफ से, यानी कि जो मुख्य सड़क होती थी, जो मुख्य सड़क होती थी, उस मुख्य सड़क से के जस्ट पीछे वाली जो दिशा होती थी, पीछे वाली दिशा से उनका क्या है, निकलना बनता था। ठीक है, तो ये आएगी पीछे वाली दिशा से, पीछे की ओर से, या पीछे वाली दिशा से। ठीक है, समझ में आई बात? जो सिंधु सभ्यता के अधिकांश जो घर के दरवाजे हैं वो पीछे की ओर होते थे। मुख्य जो सड़क है, मुख्य सड़क को छोड़कर पीछे की तरफ, मुख्य सड़क के जस्ट पीछे की ओर खुलते थे। समझ में आई बात? ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नगर में घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता का एकमात्र एक नगर ऐसा है जिसके जो घर है वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो वो कौन सा था? वो था लोथल। लोथल नगर। लोथल जो था सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर था जिसके जो घर के दरवाजे हैं वो कहां पे? मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। समझ में आई बात? लोथल एकमात्र ऐसा नगर था सिंधु सभ्यता के अंदर जिसके घर के दरवाजे जो थे वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है, समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें कौन सी थी? जो मुख्य फसल थी वो दो थी, कौन सी? गेहूं और जौ। गेहूं और जौ ठीक है, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें कौन सी थी? वो थी गेहूं और जौ। गेहूं और जौ को मुख्य रूप से सिंधु सभ्यता के लोग क्या करते थे? फसल के रूप में उपयोग में लेते, फसल उगाते थे। कौन सी दो फसल उगाते थे? गेहूं की और जौ की। जो गेहूं और जौ के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहां से? मेहरानगढ़ से। मेहरानगढ़ से, ठीक है, मेहरानगढ़ से गेहूं और जौ, जो मुख्य सिंधु सभ्यता की मुख्य जो फसल है उसके साक्ष्य कहां से मिलते हैं? मेहरानगढ़ से। ठीक है, समझ में आई बात? ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें कौन कौन सी थी? गेहूं और जौ। समझ में आई बात? इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोग मीठे के लिए किसका प्रयोग करते थे? यानी कि स्वाद में जो चीनी, अब अपन क्या करते हैं? चीनी का उपयोग करते हैं। तो पहले के जो लोग थे वो सभी क्या करते थे? शहद का उपयोग करते थे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बेसिक सा क्वेश्चन है, क्या पता किसी को घुमाने के लिए एग्जामिनर इसको पूछ ले। तो एक याद रखना कि मीठे के लिए शहद का उपयोग करते थे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहां से मिला है? मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहां से मिला है? देखो बताओ, पहले क्या किया करो कि पहले अपने से क्वेश्चन का हल देने की कोशिश किया करो। जैसे मैं जब क्वेश्चन पढ़ूं तो यदि आपने ये वाला टॉपिक पढ़ रखा है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसका आंसर पता होगा। यदि आपको पता होता है तो वीडियो को वहीं पर रोको और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखो। ठीक है, आंसर लिखने के बाद में उसके बाद में देखना कि तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर सही है या गलत है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करें, मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहां से मिला है? तो मिट्टी से जो बने हुए हल का साक्ष्य है वो वनमाली, वो सिंधु सभ्यता के वनमाली नामक स्थान से क्या है?
प्राप्त होता है। ठीक है, समझ में आए बात। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कौन से नगर से मिलता है? बनमाली नगर से मिलता है। ठीक है, समझ में आए बात। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगपुर और लोथल से किस फसल के दाने मिलने का प्रमाण मिला है? यदि फसल बोले तो इसको अपन कहेंगे धान, और वैसे बोलेगा तो चावल। धान चावल, दाना किसका मिला है? चावल का। और कौन सी फसल का? धान, क्योंकि चावल की जो फसल होती है उसको क्या कहते हैं? धान की फसल। उसे क्या कहते हैं? धान की फसल। रंगपुर और लोथल के अंदर, ये बात याद रखना कि इस वाले क्वेश्चन को उल्टा भी पूछ सकता है, चावल के साक्ष्य सिंधु सभ्यता में कहां से मिले हैं, या चावल का दाना सिंधु सभ्यता में किस जगह से मिला है? रंगपुर से और लोथल से, दो ऐसी जगह है जहां से अपने को क्या है? चावल के साक्ष्य मिले। कहां से? रंगपुर से और लोथल से। ठीक है, समझ में आई बात। लोथल गुजरात के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल के प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? जो चावल के प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? जो चावल के प्रथम जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए हैं लोथल से। लोथल से। ठीक है, समझ में आई बात। चावल के जो प्रथम साक्ष्य है वो कहां से प्राप्त हुए? वो लोथल से हुए। ठीक है, समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुतका गेंडोर, कालीबंगा और लोथल से किस पशु के अवशेष मिले हैं? ये इसको छोड़ देना, ये गलत हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? सुतका गेंडोर, कालीबंगन और लोथल। सुतका गेंडोर, कालीबंगन और लोथल से किस पशु के अवशेष मिले हैं? अवशेष यानी कि जिसका अस्थि पंजर मिला हुआ हो। तो जो लोथल है, लोथल से किसके साक्ष्य मिले हैं? घोड़े के, अश्व के। अश्व यानी घोड़े का जो अस्थि पिंजर है वो कौन कौन सी जगह से मिला है? लोथल से, कालीबंगा से और सुतका गेंडोर से। सुतका गेंडोर से। समझ में आई बात। कालीबंगन, लोथल, सुतका गेंडोर। यहाँ पे क्या है? सुतका गेंडोर है। ठीक है, सुतका गेंडोर, कालीबंगा, लोथल, और लोथल से क्या है? अश्व के, घोड़े के असली पंजर मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है तोल की इकाई का अनुपात क्या माना जाता था? जो सिंधु सभ्यता के अंदर जो तोल किया जाता था वो किस इकाई के अनुसार किया जाता था? देखो, यदि आप सिंधु सभ्यता के काल में एक वस्तु लेते थे तो 16 इकाई, जैसे अपन अभी एक वस्तु के बदले में 1 रुपया देते हैं, जैसे एक वस्तु के रुपए में अपने एक, उसका मूल्य 1 रुपया है, तो पहले क्या होता था? 6 इकाई एक वस्तु का मूल्य होता था। 6 इकाई एक वस्तु का मूल्य होता था, यानी कि 6 के गुणज नहीं, 16, सॉरी 16 के गुणज, जिसे गुणज भी कहते हो। ठीक है, 16 के गुणज। यदि एक वस्तु लेनी है तो 16 इकाई देनी होगी, 2 वस्तु लेनी है तो 32, 3 वस्तु लेनी है तो 48 इकाई। उस टाइम पर जो भी इकाइयां चलती थी, या कोई भी अनाज हो, वो 16 इकाई अनाज हो या 32 इकाई अनाज हो, यदि एक वस्तु परचेज करनी होती थी तो 16 के अनुपात में देते थे। यानी कि किसी भी वस्तु का जो मूल्य लगाया जाता था वो 16 के अनुसार लगाया जाता था। यदि एक वस्तु लेनी है तो 16, 2 वस्तु लेनी है तो 32, 3 वस्तु लेनी है तो 48। ठीक है, समझ में आई बात। तो इसका जो इकाई का जो अनुपात आएगा वो 16 के अनुपात में पहले क्या होती थी? वस्तु प्राप्त होती थी। समझ में आई बात। समझ में आई बात। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मलुहा शब्द किस सभ्यता के लिए प्रयोग किया है? मलुहा जो शब्द है वो किस सभ्यता के लिए प्रयोग में लिया गया है? तो वो सभ्यता है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता। ठीक है, समझ में आई बात। सिंधु सभ्यता। इसको यह भी पूछ सकता है कि सिंधु सभ्यता को मेसोपोटामिया के अभिलेख में किस नाम से वर्णित किया गया है? तो उसका आंसर आएगा मलुहा। उसका आंसर आएगा मलुहा। लेकिन क्वेश्चन क्या है? मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मलुहा शब्द किस सभ्यता के लिए प्रयोग किया गया है?
तो वो है सिंधु सभ्यता के लिए। जो मलुहा शब्द का जो उपयोग किया गया है मेसोपोटामिया के अभिलेख में, वो किस सभ्यता के लिए किया गया है? सिंधु सभ्यता के लिए किया गया है। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आई बात? इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति का शासन किस वर्ण के हाथों में था? देखो, जो हड़प्पा जो संस्कृति थी, हड़प्पा संस्कृति के अंदर सबसे ज्यादा वाणिज्य वर्ग यानी कि व्यापारी वर्ग के लोग रहते थे। तो जो प्रतिनिधित्व करते थे हड़प्पा की जो संस्कृति में, जो प्रतिनिधित्व जो करते थे, जो सबसे ज्यादा जो साक्ष्य मिले हैं वो व्यापारी समाज यानी कि वाणिज्य समाज जो है, वाणिज्य समाज के साक्ष्य मिले हैं। तो इसमें संभवतः इसलिए लगाया गया है क्योंकि अभी इसके पूर्ण रूप से कोई भी लिखित या कोई चित्रात्मक क्या है, साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, तो हड़प्पा जो संस्कृति का शासन है वो किस वर्ण के? वो वाणिज्य वर्ग के हाथ में था, यानी कि व्यापारी वर्ग क्या है, वो हड़प्पा जो संस्कृति है उस पर अधिपत्य था, यानी कि अधिकता जो थी वो किसकी थी? वाणिज्य वर्ग की थी, यानी कि व्यापारियों की थी। ठीक है, पिंगट ने किन दो नगरों को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा गया है? विस्तृत साम्राज्य का मतलब है कि जो संपूर्ण जो सिंधु सभ्यता है उसकी जुड़वा राजधानी किसे कहा गया है? किन दो नगरों को कहा गया है? किसमें? पिंगट में। ठीक है, पिंगट क्या है? सिंधु सभ्यता का एक लेखक है, सिंधु सभ्यता का एक लेखक है, और मेसोपोटामिया भी क्या है? सिंधु सभ्यता का एक अभिलेख। ठीक है, तो पिंगट ने दो नगरों को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। किन दो नगरों को? वो कौन कौन से दो नगर है? पहला है हड़प्पा और दूसरा है मोहनजोदड़ो। ठीक, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो ऐसे नगर हैं जिनको पिंगट ने क्या कहा है? संपूर्ण जो विस्तृत सिंधु सभ्यता है उसकी जुड़वा राजधानी कहा है। ठीक है, समझ में आई बात? इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को किस देवी को मानकर पूजा करते थे? या जो धरती थी, जो जमीन थी, जो भूमि थी, उसको किस देवी के रूप में पूजा करते थे? तो वो थी उर्वरकता की देवी। उर्वरकता की देवी के रूप में क्या है? पूजा की जाती थी। धरती माता की जो पूजा की जाती थी वो किसके रूप में? उर्वरकता की देवी के रूप में मानकर उसको क्या है? उसकी पूजा की जाती थी। उसके बाद में नेक्स्ट देखना, वृक्ष पूजा और शिव पूजा का प्रमाण किस सभ्यता से मिलता है? देखो, वृक्ष की जो पूजा का प्रमाण है वो कहां पे? सिंधु सभ्यता के अंदर मिला है। ये वाला क्वेश्चन डालने का एक ही उद्देश्य है कि यदि कभी भी पूछ लिया जाए कि वृक्ष पूजा का जो साक्ष्य है वो कौन सी सभ्यता में मिला है, तो इसको बात याद रखना कि सिंधु सभ्यता से। देखो, ये सभ्यता से कुछ इसी प्रकार के ऊटपटांग से क्वेश्चन उठते हैं, इसलिए जो बेसिक से बेसिक जो क्वेश्चन है उनको भी मैंने डालने की यहाँ पे कोशिश की। ठीक है, समझ में आई बात? तो वो कौन सी है? सिंधु सभ्यता से। कौन सी सभ्यता से? सिंधु सभ्यता से। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना, सिंधु काल में तांबा किन क्षेत्रों से आयात किया जाता था? देखो, सिंधु काल में जो तांबे का जो आयात है, यानी कि तांबे को कहां से लाया जाता था? तो वो लाया जाता था 3 स्थानों से। 3 कौन कौन से स्थान थे? पहला स्थान था खेतड़ी, दूसरा था अफगानिस्तान और तीसरा था ओमान। तीसरा कौन सा था? ओमान था, जहां से तांबे का आयात किया जाता था, यानी कि वहां से तांबे को मंगाया जाता था, अफगानिस्तान से, खेतड़ी से और ओमान से। समझ में आई बात? तांबे का आयात जो किया जाता था वो किन क्षेत्रों से किया जाता था? खेतड़ी से, अफगानिस्तान से और ओमान से। ठीक है, समझ में आई बात? इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु काल में
चांदी किन क्षेत्रों से आती थी? देखो, चांदी, सोना और जो टिन आता था वो आता था अफगानिस्तान व ईरान से। अफगानिस्तान व ईरान से, अफगानिस्तान व ईरान से। क्या? चांदी, सोना व टिन, ठीक है। चांदी, सोना व टिन कहां से आता था? अफगानिस्तान व ईरान से, ठीक है। समझ में आई बात? इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना अभी बताया था अफगानिस्तान और ईरान से, टिन भी कहां से? अफगानिस्तान और ईरान से। समझ में आई बात? इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोंद। ये गोद्र लिख रखा है, ये गलती से हो गया। गोंद का जो आयात है वो किस क्षेत्रों से किया जाता था? वो भारत के अंदर से ही किया जाता था, सौराष्ट्र से, सौराष्ट्र गुजरात से, ठीक है। सौराष्ट्र गुजरात से क्या है? गोंद का क्या है? आयात किया जाता था। और लाजवर्द जो है ये भी एक प्रकार से क्या है? जैसे तांबा और ये सोना चांदी है, इसी प्रकार का एक तत्व है। वो किस क्षेत्रों से लिया जाता था? वो लिया जाता था मेसोपोटामिया से क्या है? लाजवर्द नामक तत्व का आयात किया जाता था। सिंधु सभ्यता में लाजवर्द क्या है? मेसोपोटामिया से आयात किया जाता था। देखो, ये एक प्रकार का तत्व धातु ही है। अब मैं इसको क्या बताऊं कि लाजवर्द तो किसी का नाम ही हो सकता है, ठीक है। तो याद रखना, ये कहां से लाया जाता था? मेसोपोटामिया से। और जो शीशे का जो आयात किया जाता था, वो किया जाता था ईरान से। शीशे का जो आयात किया जाता था वो कौन से देश से किया जाता था? ईरान से शीशे का आयात किया जाता था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन माना जाता है? देखो, इसमें गलती ना करना। यदि हड़प्पा दिया हुआ हो तो इसमें हड़प्पा ही आपको क्या करना है? राइट आंसर करना है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हड़प्पा। हड़प्पा में भी हड़प्पा की जो मोहर है, हड़प्पा से जो मोहर पाई गई है उसके अंदर क्या है? स्वस्तिक चिन्ह, यानी कि साथिया जो बनाया जाता है वो उसके जो साक्ष्य मिले हैं वो कौन सी सभ्यता से मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह जो मिला है वो कहां से मिला है? हड़प्पा सभ्यता से। और हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मोहर पर क्या है? स्वास्तिक चिन्ह बना हुआ है, ठीक है। समझ में आई बात? इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुबड़ वाला सांड किस सभ्यता में विशेष रूप से पूजनीय है? यानी कि किस सभ्यता में कुबड़ वाले सांड को पूजा जाता है? ये भी पूछ सकता है, उसमें दे उल्टा पूछ ले कि सिंधु सभ्यता, यानी कि कुबड़ वाला जो सांड है वो किस में पूजा गया था? सिंधु सभ्यता में, ठीक है, सिंधु सभ्यता में। और ये पूछ ले, सिंधु सभ्यता में किस सांड की पूजा की गई थी? कुबड़ वाले के, लंबे सींगों वाले के, या फिर कुछ भी दे दे, बलशाली। तो आपको याद रखना है, कुबड़ वाला जो सांड है उसकी जो पूजा की गई थी वो कौन सी सभ्यता में की गई थी? सिंधु सभ्यता के अंदर, ठीक है। समझ में आई बात? इसके बाद में देखना, स्त्री पूजा के अधिक मिलने से सिंधु समाज को किस प्रकार का समाज कहा जाता है? पहले तो इसमें एक बात याद रखना, जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता को मातृ सभ्यता भी कहते हैं। क्योंकि मातृ सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर मातृदेवी, यानी कि स्त्री की, मातृदेवी की सबसे ज्यादा पूजा की जाती थी, ठीक है। मातृदेवी की सबसे ज्यादा पूजा की जाती थी। और इसके समाज को क्या कहते हैं? मातृय समाज, ठीक है। इसके समाज को क्या कहते हैं? मातृय समाज कहते हैं। और जो स्त्री की सबसे ज्यादा पूजा करने वाली कौन सी सभ्यता थी? सिंधु सभ्यता। और इससे निर्मित जो समाज था उसको क्या कहें? मातृय समाज कहते थे। और कौन सी देवी की पूजा की जाती थी? मातृ देवी की सबसे ज्यादा
पूजा की जाती थी। ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई बात। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु निवासी किस प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे? ऊनी वस्त्र। किस प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे? ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे। ठीक है, उसके बाद में देखना, जो मनोरंजन के लिए सिंधु निवासी कौन कौन सी गतिविधि करते थे? तो जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो शिकार करते थे। क्या करते थे? शिकार, शिकार करते थे। ठीक है, और क्या करते थे? चौपड़ खेलते थे, चौपड़ खेलना, खेलना, चौपड़ खेलना, पासा खेलना, पासा खेलना। ठीक है, और पशुओं को लड़ाना, पशुओं को आपस में लड़ाना, आपस में लड़ाना, लड़ाना, और मछली पालना, मछली पालना। ये क्या करते थे? मनोरंजन के लिए इन गतिविधियों का उपयोग करते थे। किसका? शिकार पर चले जाते थे, चौपड़ खेलते थे, पासा खेलते थे, और पशुओं को आपस में लड़ाकर, भैंसों को आपस में लड़ाकर क्या है, अपना मनोरंजन करते थे। और मछली पालन की प्रतियोगिता वगैरह रखकर ये क्या है, मनोरंजन करते होंगे। ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई बात। इसके बाद में नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोग किस रंग के बर्तन बनाते थे? वो थे लाल रंग के, लाल मृदा, लाल रंग के और लाल मिट्टी के। ठीक है, रंग पूछा जाए और मिट्टी पूछी जाए तो लाल रंग के बर्तनों का उपयोग करते थे, बने हुए लाल रंग से बने हुए बर्तनों का उपयोग करते थे, और लाल मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे। समझ में आई बात, समझ में आई बात। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सिंधु घाटी के लोग किस हथियार से अपरिचित थे या परिचित नहीं थे? तो सिंधु घाटी के लोग थे, सिंधु घाटी जो सिंधु सभ्यता है, ये घाटी नहीं सिंधु सभ्यता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग किस हथियार से अपरिचित थे या परिचित नहीं थे? तो जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो तलवार से अपरिचित थे, क्योंकि सिंधु काल में लोहे की खोज नहीं हुई थी। ठीक है, समझ में आई बात। वो तलवार से क्या थे? अपरिचित थे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली बंगन या काली बंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, काली बंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां या काली चूड़ियां। ठीक है, समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली बंगन में कौन से प्रमाण मिले हैं? पहला तो मिला है जुते हुए खेत के, जुते हुए खेत के प्रमाण। ठीक है, और दूसरा यज्ञ अग्निकुंड। जो यज्ञ अग्नि है, जो आग है, उसके प्रमाण भी जो कहां पे मिले हैं, वो भी काली बंगा के अंदर मिले हैं। उसके बाद में नेक्स्ट देखना, सिंधु सभ्यता में कौन सी सामाजिक प्रथा थी? दो सामाजिक प्रथा थी। पहली पर्दा प्रथा और दूसरी थी वैश्यकता प्रथा। दो प्रकार की प्रथा थी, पर्दा प्रथा और वैश्यकता प्रथा। समझ में आई बात। समाज में कौन सी दो प्रथाएं थी? पर्दा प्रथा और वैश्यकता प्रथा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, हड़प्पा में शवों को दफनाने की प्रथा थी या जलाने की प्रथा थी? दो बात याद रखना, हड़प्पा के अंदर शव को दफनाया जाता था। क्या किया जाता था? दफनाया जाता था। लेकिन जो मोहनजोदड़ो के अंदर शव को जलाया जाता था। शव को क्या किया जाता था? जलाया जाता था। तो हड़प्पा में शव को दफनाने की प्रथा थी या जलाने की? तो दफनाने की प्रथा थी। कैसी थी? दफनाने की प्रथा थी। ठीक है, और मोहनजोदड़ो के अंदर शव को किस प्रथा से विद्यमानित किया जाता था? जलाकर।
जलाकर, ठीक है, समझ में आएगा। जलाकर क्या है, मोहनजोदड़ो में शव को स्थापित किया जाता था या शव को जलाया जाता था, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधे या सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण क्या माना जाता है? जो सिंधु सभ्यता है, इसका जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है वो बाढ़ माना जाता है। क्या माना जाता है? बाढ़ माना जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, पक्की हुई मिट्टी के वस्तुओं को क्या कहा जाता था? टेराकोटा, टेराकोटा, टेराकोटा। जो पक्की हुई मिट्टी के वस्तुओं को सिंधु सभ्यता में या सिंधु सभ्यता में क्या कहा जाता था? टेराकोटा, ठीक है, समझ में आएगा। तो आई होप सो आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थोड़ा क्या है, सिंधु सभ्यता एक नॉर्मल सा टॉपिक है, उसमें से क्या है ऊट पटांग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन थे, मैंने ये ज्यादा इसलिए लिए कि कोई क्वेश्चन छूट ना जाए, यानी कि जो भी पॉइंट से क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सभी को लिया है। उस वजह से कुछ नॉर्मल क्वेश्चन भी हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी है इसमें, तो आप एडजस्ट करना इनको सभी को देखने के लिए। वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई होप सो आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, और यदि कोई गलती हो तो क्षमा करना। थैंक यू।